हाय गाइस, मैं हूँ राजीव और मैं आज आपके सामने 7वीं क्लास का चैप्टर हीट डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो हमारे वीडियोस हैं बहुत ही सरल और हिंदी भाषा में वो आपको उपलब्ध करा सकूँ। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने वीडियो में और करता भी हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाए। मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को इंग्लिश में और कुछ बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है समझने में, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा बहुत ही आसान तरीके से। तो बस मेरी आपसे यही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि टाइम टू टाइम आपको जो भी वीडियो चैनल पर आए वो मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 7th क्लास का हीट। तो बेसिकली जो मेरा पढ़ाने का मकसद है वो ये है कि ये जो बच्चे स्कूल में एकेडमिकल कोर्स कर रहे हैं तो उनके भी काम आए, और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में हैं तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये उनके भी काम आ सकते हैं। तो सभी के लिए मैंने ये बहुत इजी तरीके से बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बच्चा है जिसको इसमें कमी लगती है, कोई व्यक्ति है जिसको इसमें कमी लगती है, तो वो और इम्प्रूव करने के लिए मुझे मैसेज में बता सकता है, कमेंट में बता सकता है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है हीट यानी ऊष्मा, तो पहला क्वेश्चन ही इसके ऊपर बनता है, व्हाट इज़ द हीट? ऊष्मा क्या है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। इट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट। तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो ऊष्मा है, और वो गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तरफ हमेशा मूव करती है। जैसे आप किसी चीज़ को जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे जो उसका ठंडा सरफेस होगा वो गर्म होने लगेगा, यानी हीट जो है वो ठंडे स्पेस की तरफ अपने आप को फैलाने के लिए बढ़ती है और पूरे मेटल को ही वो गर्म कर देती है। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज़ द टेम्परेचर? तो टेम्परेचर क्या है? अब भाई टेम्परेचर क्या है, तो इसमें मैं मार्क्स भी करते हुए चलता हूँ ताकि आपको पता रहे टेम्परेचर क्या है। तो ये है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटेस्ट को और कोल्डेस्ट ऑफ अ बॉडी। तो तापमान किसी वस्तु की गर्मी या ठंडी की मात्रा को मापने का एक पैमाना है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, नेम द डिवाइस यूज टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने का जो डिवाइस है, यंत्र है, वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। थर्मोमीटर का यूज़ टेम्परेचर यानी तापमान मापने के लिए होता है। तापमान मापने के लिए क्या होता है? थर्मोमीटर। अब भाई ये थर्मोमीटर, व्हाट इज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर? थर्मोमीटर देखिए मैं बताता हूँ आपको, दो प्रकार के होते हैं जो दोनों प्रकार इसमें डिस्कस हुए हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट्स रेंज 35 डिग्री टू 42 डिग्री। तो थर्मोमीटर जो है मानव शरीर के तापमान को मापने का एक यंत्र है जिसकी सीमा 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री होती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट इज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर? प्रयोगशाला थर्मोमीटर क्या है? अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी। इट्स रेंज -10 डिग्री टू 110 डिग्री प्लस। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो ये हमसे कहता है प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग प्रयोगशाला में पदार्थों के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इसकी सीमा -10 डिग्री से लेकर +110 डिग्री तक होती है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? व्हाट इज़ द नॉर्मल थर्मोमीटर व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आइए दोस्तों इसका आंसर हम देख लेते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 35 डिग्री और 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। तो एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का ताप है वो कितना होता है, तो आप बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इसको आप बता सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपना 7th क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र? ऊष्मा का संचार क्या है? ऊष्मा का संचार क्या है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफ़र। जब ऊष्मा गर्म सतह से होती हुई ठंडी सतह की तरफ जाती है तो उसे हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है उसे ऊष्मा का संचार यानी ऊष्मा का संचलन कहते हैं। आप इसके लिए उदाहरण ले सकते हैं कैसे ऊष्मा संचार कैसे करती है। मान लीजिए आपके हाथ में एक मीटर लंबी लोहे की रॉड है और आपने उसे किसी ऊर्जा के स्रोत पर चूल्हे पर या स्टोव पर रख दिया और उसका एक सिरा रख दिया, दूसरा सिरा आपने हाथ में पकड़ रखा है। तब आप देखेंगे कि कुछ देर बाद आपके हाथ वाला जो पार्ट है वो भी गर्म हो जाएगा। तो इससे एक बात और पता चलती है कि जो मेटल है वो हीट का संचलन कर सकती हैं। और साथ ही साथ अब हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवें क्वेश्चन में द नेम 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ऊष्मा के संचार के 3 तरीके बताइए कौन से हैं। तो जी पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है पहला क्या है बच्चों? कंडक्शन, तीसरा है कन्वेक्शन और दूसरा और तीसरा ये रेडिएशन। तो इनको डिफाइन कर लेते हैं हम। हिंदी में बोलते हैं इनको चालकता यानी कंडक्शन, संवहन यानी कन्वेक्शन और विकिरण यानी रेडिएशन। ठीक है बच्चों, ये आपके हैं। अब भाई इनको ब्रीफ कर लेते हैं। व्हाट इज़ द कंडक्शन? कंडक्शन क्या है? तो कंडक्शन से हम क्या समझते हैं? चालकता क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड द कंडक्शन। जब पदार्थ के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, केवल उनके ऊपर से होकर हीट मूव करती है, तब उसे कंडक्शन कहते हैं। ठोस पदार्थ में बिना कणों के स्थानांतरित हुए ऊष्मा का प्रभाव होना चालकता कहलाता है। यानी इसमें पदार्थ के कण मूव नहीं करते हैं। अब इसमें बात आती है 10th क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द कन्वेक्शन? संवहन क्या है? तो संवहन में बेसिकली क्या होता है, तो इसमें देख लेते हैं हम। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड गैसेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट
ऑफ देयर पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। तो द्रव्य और गैसों में कणों की वास्तविक गति के द्वारा ऊष्मा का संचार संवहन कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखें, चूल्हे पर हमने एक बर्तन रखा, उसमें पानी रखा, तो पहले नीचे के कण गर्म होते हैं, धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो पूरे बर्तन को और पानी को गर्म कर देते हैं। दूसरा, आप अपने कमरे में हीटर चलाते हैं अगर सर्दियों के टाइम में, तो पहले वो अपने आसपास की हवा के मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है, फिर धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं और आपके कमरे की पूरी हवा जो है गर्म हो जाती है और कमरे में गर्मी पैदा हो जाती है। तो इसे संवहन कहते हैं। अब है व्हाट इज़ द रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? तो रेडिएशन क्या है, 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर, और अब हम इसे देखते हैं। तो बिना किसी, जब, एक मिनट आपको पता चल जाएगी ये वाली लाइन, जब ऊष्मा बिना किसी माध्यम के एक वस्तु से दूसरे तक पहुंच जाती है तो उसे विकिरण कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का विकिरण माध्यम से ही पहुंचता है। तो इसमें कोई भी कंडक्टर नहीं होता है और कोई साधन नहीं होता है, सीधे ही हीट एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक पहुंच जाती है, इसी को विकिरण कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडक्टर। व्हाट इज़ द कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? जो चालन कर सके। अब हीट का चालन करने के लिए कंडक्टर क्या हो सकता है? एक मेटल। तो देखिए दोस्तों, कंडक्टर यानी जो धातु यानी मेटल होगा वो ही कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर में हम कह सकते हैं कि जितनी भी धातु हैं वे सभी कंडक्टर का काम कर सकती। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सब्सटेंस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू इजीली इट इज कॉल्ड अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन एंड एल्युमिनियम। हिंदी में देखें, वह पदार्थ जिससे ऊष्मा आसानी से प्रभावित हो सकती हो चालक कहलाता है। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा और एल्युमिनियम। अब 13वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंसुलेटर। भाई इंसुलेटर इसके बिल्कुल उल्टा काम करता है, ये हीट को पास होने देता है और इंसुलेटर हीट को पास नहीं होने देता। तो इंसुलेटर कौन बनेंगे? इंसुलेटर बनेंगे नॉन मेटल, यानी कि रबड़ और लकड़ी और कागज़, इस तरीके के। अच्छा, जो काम, जैसे जो कंडक्टर है वो ऊष्मा को और करंट को दोनों को पास कर सकता है, साउंड को पास कर सकता है, बट जो नॉन मेटल है वो साउंड, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। तो इसमें ये जो डेफिनेशन दी है, अ सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट ईजिली इट कॉल्ड एन इंसुलेटर, फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक एंड क्लॉथ। वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा आसानी से नहीं गुजर सकती उसे कुचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, प्लास्टिक और कपड़ा। 14th क्वेश्चन में देखेंगे, 14वें क्वेश्चन में वाई डू वी वियर द वूलन क्लॉथ इन विंटर। तो इसका क्या करेंगे हम? ऊनी कपड़े सर्दियों में क्यों पहनते हैं? तो वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इट्स ट्रैप द एयर विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी हीट एंड कीप अस वार्म। हिंदी में क्या देखें तो ऊन ऊष्मा का खराब अच्छा चालक नहीं है और ऊष्मा हीट इसमें से नहीं निकल सकती है। यह अपने रेशों में हवा को फंसाकर शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है और हमें गर्म रखता है। अब हम 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू वी यूज़ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ स्टील। हम खाना पकाने के बर्तन जो हैं धातु के क्यों बनाते हैं? तो इसमें सीधा सीधा आंसर है इसका। भाई पहले ये देख लेते हैं कि ये PDF क्या कहता है। मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे अलाउ टू हीट पास क्विकली टू द फूड फॉर कुकिंग। धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, वे ऊष्मा को जल्दी भोजन पकाने देती हैं जिससे खाना जल्दी बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो,
हमें हमसे पूछा है कि धातु के ही बर्तन क्यों बनते हैं। तो अभी हमने बताया और देखा कि कोई सी भी धातु है वो ऊष्मा को अच्छी तरह अपने अंदर से पास कर सकती है, और अपेक्षाकृत किसके, नॉन मेटल के यानी अधातु के। मान लीजिए आप लकड़ी का बर्तन बना देते या प्लास्टिक का बर्तन बना देते, तो भाई प्लास्टिक तो पहले खुद गर्म होता, इतने में ही वो पिघल जाता, लकड़ी खुद गर्म होती, इतने में वो जल जाती। और चलो उसके अंदर हम कुछ खाना बनाते भी तो एक ही बार खाना बन पाता, जब वो बन भी नहीं पाता, लकड़ी जल जाती। और हीट ट्रांसफ़र भी उस स्पीड से नहीं होता जिस स्पीड से धातु के बर्तन में होता है। तो इसीलिए हम जो बर्तन हैं वो हमेशा धातु के ही बनाते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। चैप्टर था हीट यानी ऊष्मा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी साइंस के टॉपिक के ऊपर ही होगा। तो आपसे मेरी फिर दोबारा यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच जाए। और कमेंट में मुझे बताएं अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप और कुछ इसमें ऐड कराना चाहते हैं, या किसी और दूसरे टॉपिक पर जैसे मैथ, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिज़िक्स और देखिए केमिस्ट्री के वीडियो नहीं डाल पाऊँगा। और तो आप मुझे जैसे जैसे थोड़ा सजेस्ट करेंगे कमेंट के माध्यम से, तो मैं वैसे इसमें और चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं तैयारी में लग जाता हूँ, और आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।